इस लेक्चर में बड़े ही डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कितने टाइप्स होते हैं। आप लोगों को पता होगा पिछले लेक्चरों में हम सब ये बात कर चुके हैं सारी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, सेल्फ स्टार्ट नहीं थी, जिसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, स्टेटर पर, जिसके लिए हम लोगों ने जो ये स्टेटर है इस पर जो सिंगल फेज वाइंडिंग लग रही थी, स्टेटर पर पहले क्या लग रही थी, सिंगल फेज वाइंडिंग लग रही थी, स्टेटर पर सिंगल फेज वाइंडिंग लग रही थी। और वो सिंगल फेज वाइंडिंग हम लोगों ने किस तरीके से शो करी थी, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने शो करी थी। तो ये बात हम लोग कर चुके हैं कि जो मेन वाइंडिंग है आपकी, इसका रेजिस्टेंस हम लोगों ने Rm माना और इंडक्टेंस हमने Xm माना। जाहिर सी बात है, ये भी बात हम लोग कर ही चुके हैं कि Rm की वैल्यू कम होती है, Xm की वैल्यू हम लोग ज्यादा रखते हैं। ऐसा क्यों है, इस बात को भी हम पूरा समझेंगे इस डिटेल लेक्चर में। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट इसीलिए होने वाला है कि जिस बात को हमने अधूरा छोड़ दिया था कि ये स्टार्ट तो हो जाती है मोटर, पर इसके पीछे क्या कंसेप्ट है कि ऐसा क्यों है कि हम Rm और Xm को ज्यादा कम रखते हैं, या हमें कितना रखना चाहिए, या हमारी जो टाइप्स हैं, मतलब वाइंडिंग को हम लोगों ने क्या बात करी थी कि सिंगल फेज वाइंडिंग मेन वाइंडिंग लगी हुई थी, फिर हम लोगों ने चालू करने के लिए इसे सिंगल फेज से टू फेज कन्वर्ट किया। टू फेज कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यहां पर इस्तेमाल किया। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता था, सेंट्रीफ्यूगल स्विच दूसरी वाइंडिंग को साथ में जोड़ता था और 75% स्पीड, कितनी 75% स्पीड पर ये खुल जाता था, 75% स्पीड पर ये खुल जाता था। ये क्या करता था, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता था कि आपकी वाइंडिंग को इस तरीके से, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को इस तरीके से जोड़ देता था। फिर हम लोगों ने बात करी थी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग की, जिसका अपना रेजिस्टेंस Ra और Xa माना जाता है। फिर हम लोगों ने यह भी बात करी थी कि क्योंकि मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम क्यों होना चाहिए था, क्योंकि वो हमेशा जुड़ी रहती है, मेन है, तो मोटर में जब तक ये मोटर चलती रहेगी ये मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जुड़ा रहेगा। तो मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, बट ठीक इसका उल्टा मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस ज्यादा होना चाहिए। क्या फर्क पड़ेगा, ये बात हम लोग इसी लेक्चर में करने वाले हैं। ऑक्सिलरी का रेजिस्टेंस बिल्कुल इसके विपरीत होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए कि अगर Rm कम है तो Ra ज्यादा होना चाहिए, और Ra ज्यादा है तो Xm कम होना चाहिए। तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि ऐसा होना क्यों चाहिए और ऐसा क्यों होता है। तो इसके आधार पे, मतलब Rm Xm जो हमने दूसरी वाइंडिंग लगाई थी, सिंगल फेज को टू फेज में कन्वर्ट किया, हमारी मोटर चालू हो गई थी। तो मोटर को जो चालू हो गई थी हमारी, उसी के आधार पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कई टाइप की मोटर देखते हैं। मतलब हम लोगों ने यहां पर एक चीज समझी कि सिंगल फेज वाइंडिंग को अगर टू फेज कर दिया जाए, मतलब फेज को अगर स्प्लिट कर दिया जाए, बांट दिया जाए, स्प्लिट फेज मोटर, अगर हम मोटर को फेज में स्प्लिट कर दें तो कई तरीके की मोटर बन जाती है। रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, ये एक तरीके की मोटर बन जाती है। फिर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, मतलब हम इसी पूरे अरेंजमेंट में कैपेसिटर भी लगा देते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, ये भी एक तरीके का टाइप है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर। अब जाहिर सी बात है इन सब को हम लोग बड़े ही डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब इन सभी मोटर का जो आधार होता है, चालू करने का तरीका होता है, वो स्ट्रिक्टली कहां से जुड़ा हुआ है, फेज को स्प्लिट करने से। मतलब ये मोटर चालू ही इस वजह से हुई है क्योंकि इनके स्टेटर की जो सिंगल फेज वाइंडिंग थी उसको हम लोगों ने टू फेज कर दिया। मेरी बात को आप थोड़ा सा पॉइंट वाइज सुनना, स्टेटर की जो सिंगल फेज वाइंडिंग थी उसको हमने टू फेज कर दिया, तब ये जाके चालू हुई। तो ये चारों की चारों जिस कैटेगरी में बनती हैं वो बनती है स्प्लिट फेज मोटर की कैटेगरी में। यूं तो आपने एक मोटर का नाम और भी सुना होगा, शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर इस टाइप की मोटर में नहीं आती, अदरवाइज वो भी एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टाइप है। तो वो अलग टाइप में मैं आप लोगों के लिए यहां लिख देता हूं, शेडेड पोल मोटर। अब मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पर एक बात बता देता हूं, इनके अपने भी दूसरे नाम होते हैं। जैसे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन को हम टू वैल्यू कैपेसिटर भी बोल देते हैं मोटर।
परमानेंट का भी अपना अलग एक और नाम से जाना जाता है। तो ये सब क्या है हम लोग डिटेल में जब देखेंगे, एक एक चीज टॉपिक देखेंगे तो देखेंगे इस बात को। आप लोगों का ये टॉपिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करता है कि किस तरीके से ये मोटर आपकी चालू होती है। मैं बड़े डिटेल तरीके से आपको बताऊंगा, पूरा लेक्चर आप लोग देखिएगा बस। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग लेक्चर पसंद करते हैं, मेरे पास मैसेजेस कॉल्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। काफी बच्चों ने कोर्स में भी इनरोल किया है अपने आप को, क्योंकि वो डिटेल्ड, जिन लोगों का इंटरेस्ट था डिटेल में चीजें जानने का, उन लोगों ने कोर्स में भी इनरोल किया है। बच्चे काफी टेस्ट भी देना शुरू कर दिए, तो मैं आप लोगों को टेस्ट के लिए भी कहूंगा कि आप कहीं भी दीजिए पर टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। इससे आप कहीं ना कहीं अपनी कमियां, जो टेस्ट में आप कहां लैग करते हो, मतलब जब आप टेस्ट में बैठते हो तो एक्चुअलिटी में कहां लैग करते हो, ये सारी बातें आप समझ पाते हो टेस्ट जब देने बैठते हो तो। अदरवाइज आप यही गलत फहमी में रहते हो। एक बड़ी अच्छी कहावत याद आ जाती है कि धूल चेहरे पर थी, हम आईने पे साफ करते रहे। मतलब हम सोचते रहे यार ये टॉपिक नहीं आ रहा, वो टॉपिक नहीं आ रहा, पता चला वहां पेपर में जो क्वेश्चन हमें आते थे हम घर पे भी सॉल्व कर लेते थे, पर प्रेशर में वही नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कहने का मेरा मतलब है कि आप अपनी प्रैक्टिस ऐसी रखो, टेस्ट इतना टेस्ट दे दो कि वो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी आप में आ जाए, याद रखिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो करने वाले हैं वो स्प्लिट फेज मोटर्स के ही टाइप करने वाले हैं। तो ये पहला टाइप हम लोग करेंगे रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। अब आप यहां पर इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। क्या रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर की मैं अगर बात करूं तो ये आपकी स्टेटर वाइंडिंग थी, इसको हम लोगों ने सिंगल फेज सप्लाई दी। यहां पर लगा था आपका रोटर, यहां आपका क्या लगा था, रोटर आपका लगा था। यहां आपका रोटर था, उसमें जाहिर सी बात है कंडक्टर रहे होंगे। ये आपका रोटर था, जाहिर सी बात है कंडक्टर रहे होंगे। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच था, यहां पर जुड़ा हुआ था, जो इस वाइंडिंग को पैरेलली जोड़ता है। ये सारी बातें मैं पहले लेक्चर में कर चुका हूं, तो मैं अब उम्मीद आपसे करता हूं कि आपको ये पता होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन के रूप में पेपर में पूछी भी जाती है, ठीक है, इतनी बात। अब आप देखिए, ये मेन वाइंडिंग है, ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। याद रखिए ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हमने लगाए नहीं है, ये उस वाइंडिंग के अपने रेजिस्टेंस रहे होंगे, क्योंकि वाइंडिंग अब बनी तो तारों से है तो रेजिस्टेंस तो रहे होंगे, और इस वाइंडिंग के अपने इंडक्टेंस भी रहे होंगे, क्योंकि वो वाइंडिंग में तार में मोड़ आया है तो इंडक्टेंस बना ही होगा, प्रेरक बना ही होगा। तो हमने ये लगाया नहीं है, ये हमने लगाया नहीं है, ये हमने प्रदर्शित किए, हमने रिप्रेजेंट किए, जो वहां पर रहे होंगे उसको ही यहां पे शो किया है। तो इसीलिए इस मोटर के टाइप के मेथड को कहते हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। मतलब केवल और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस यहीं पे प्रेजेंट रहेंगे, अलग से आपने कोई कैपेसिटर वगैरह नहीं लगाया है। इसीलिए ये बेसिक मेथड होता है, सबसे आसान और सस्ता सा मेथड होता है चालू करने का। अब बात केवल सस्ते और अच्छे तक की नहीं टिकती है, बात टिकती है क्या ये मेथड यूज करने पर मोटर अच्छी परफॉर्मेंस देगी कि नहीं देगी। देखिए आपसे मैं कह दूं कि भाई कहीं पे आप मतलब आपसे कह दूं कि भाई कोई 500 रुपए में कोर्स दे रहा है पूरा का पूरा टेक्निकल का, आप ज्वाइन कर लीजिए, तो जरूरी नहीं कि भाई वो सस्ता दे रहा है तो आप उस चीज को ले ले करके। या मान लीजिए आप कोई चीज, आप फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कहेगी इलाज, वहां पे साहब इलाज बहुत सस्ता होता है, पर आप क्या पूछोगे कि क्या अच्छा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि सस्ते के चक्कर में आप बंदे को तो नहीं मार सकते किसी को। तो कहने का मतलब बड़ा ही साफ है कि मोटर सस्ती तो है ये, पर क्या परफॉर्मेंस वाइज आपने जिस काम के लिए खरीदी है आप उसके लिए लेंगे इसे या नहीं लेंगे। समझते हैं इसी चीज को। अब बात को ध्यान से समझिए, ये दोनों कनेक्शन पैरेलल में है, ये और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। मैं अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं, मतलब सिंपल करके तुम लोगों के लिए बना दूं, तो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा, कुछ इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा। ये आर एम और एक्स एम हो जाएगा, और ये आर ए एक्स ए हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब आप यहां पर सिंगल फेज सप्लाई देंगे, कहीं ना कहीं आप जब यहां पर सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो आपका यहां पर क्या बनेगा, यहां पर एक करंट जाएगा आई एम और यहां पर एक करंट जाएगा आई ए, दो करंट जाएंगे। इतना पॉइंट क्लियर है। तो मैं यहां पर ये अब अच्छे से शो कर देता हूं, आई एम यहां पर करंट जाएगा और आई ए यहां करंट जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मेन करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट। आप पहले इतना उतार लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं।
अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम ये वाला मेथड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड कर रहे हैं। कभी कभी एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड को ही हम लोग स्प्लिट फेज मोटर मेथड भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं और उसी मेथड्स के नाम पर ये 4 टाइप की इंडक्शन मोटर भी हो जाती है। मतलब आप इसे, अगर कोई मोटर रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर कहला रही है, इसका मतलब उसमें मेथड कौन सा यूज किया गया है, चालू का रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड यूज किया गया है। अगर कोई मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कहलाई जा रही है तो उसमें चालू करने का जो मेथड यूज किया गया है वो कैपेसिटर स्टार्ट मेथड यूज किया गया है। अगर कोई मोटर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर कहलाई जा रही है तो इसका मतलब उसे उसमें जो मेथड यूज किया गया है चालू का वो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन टाइप मेथड यूज किया गया है। तो जैसा मेथड वैसा ही उसका नाम हम लोगों ने रख दिया। और शेडेड पोल इन सबसे अलग है, शेडेड पोल इन सबसे अलग भी है और घटिया भी है, याद रखिएगा। शेडेड पोल बड़ी घटिया किस्म की मोटर है, ठीक है। चलिए हम एक एक करके मोटरों को बात करेंगे और मैं आपको बता दूं, इन मोटरों को मैं लास्ट में सबके एप्लीकेशन, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी और कौन सी कहाँ यूज होनी चाहिए, ये सारी बातें इकट्ठी करूंगा मैं आपसे, ये सारी बातें इकट्ठी करूंगा। अब चलते हैं यहां पर आगे। अब देखिए यहां पर दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री अंतराल पर रखी हुई है, स्पेस में 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट के साथ रखी हुई है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री बनाती हैं। इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, ये 90 डिग्री बना रही है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, यहां पर एक करंट आया, ये करंट एक फ्लक्स पैदा करेगा φm और यहां पर एक करंट आया, ये फ्लक्स पैदा करेगा φa, जो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का फ्लक्स होगा और ये होगा मेन वाइंडिंग का फ्लक्स होगा। इतना पॉइंट क्लियर है। अब जो टॉर्क होता है, मतलब मोटर को चालू करने के लिए जो स्टार्टिंग का बल लगाया जाता है, देखिए टॉर्क जो होता है, बलागुण जिसे आप लोग बोलते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। कुछ बुक्स अल्फा कह देती हैं, कुछ बुक्स थीटा कह देती हैं, जो मर्जी है आप वो कह लीजिए, पर ये एंगल जान लीजिए कौन सा होता है। जो ये थीटा एंगल है, जो ये थीटा एंगल है, वो एंगल होता है एंगल बिटवीन मेन वाइंडिंग करंट एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट, एंगल बिटवीन IM एंड IA। मतलब इसके बीच में और इसके बीच में जो भी एंगल बनना है उसके साइन थीटा के प्रोपोर्शनल बलागुण पैदा होगा। यहां से दो बातें आप लोगों को क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि ये सर कहां से आया एकदम से। देखिए सिंक्रोनस मशीन वाले चैप्टर की मैं अगर बात करूं, सिंक्रोनस मशीन में मैं इसकी पूरी डेरिवेशन आप लोगों को कराता हूं। डिटेल्ड कोर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो मैंने ये डेरिवेशन कहां पे करानी है आपको, मैंने ये डेरिवेशन आपको करानी है सिंक्रोनस मशीन में करानी है मैंने आपको ये डेरिवेशन। तो अभी के लिए आप इस बात को यहां पर लिख के चल लीजिए कि जो रोटर यहां पर चलेगा, जो रोटर यहां पर चालू होगा, वो कितने टॉर्क या कितने दम से चालू होगा, साइन थीटा के दम से चालू होगा। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 हो जाता है 1, टॉर्क मैक्सिमम होगा। मतलब एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वो क्या होगा 1 के बराबर। और एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, टॉर्क क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा, और वो कितना होगा, 0 होगा। मतलब अगर इन दोनों के बीच में एंगल जितना ज्यादा लेंगे टॉर्क उतना ज्यादा बनेगा और रोटर आपका उतने ही टॉर्क से चलेगा। और अगर इन दोनों के बीच का एंगल कम बना थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल कम बना, अगर इन दोनों के बीच में एंगल कम बना तो इसका मतलब टॉर्क भी कम पैदा होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू कम एंगल पे कम होती है। तो जितना 0 एंगल होगा तो टॉर्क भी 0 होगा। अब आप यहां पे एक बात समझने का कोशिश कीजिए। एक बात मैंने आपको बताई कि ये डेरिवेशन कहां से आया है, ये डेरिवेशन मैंने आपको डिटेल्ड लेक्चर्स में कराना है सिंक्रोनस मशीन में। हम लोग बाकायदा ड्राइव करते हैं कि ये वहां से आता है रिलेशन, बट मैंने आपको यहां पर सीधा का सीधा फल ला के रख दिया है। पेड़ कैसे लगाया जाएगा इसकी बात अभी नहीं करनी, यहां पर मैंने आपको डायरेक्ट रख दिया है। दूसरा पॉइंट आपके सवाल यहां पर आ रहा होगा, सर टॉर्क ज्यादा और स्पीड, थोड़ा सा मैं टॉर्क और स्पीड में एक मिनट, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को टॉर्क और स्पीड में अंतर बता देता हूं। क्या देखिए, टॉर्क समझने की कोशिश कीजिएगा, टॉर्क क्या होती है, स्पीड क्या होती है। स्पीड, कोई भी गोल चीज 1 मिनट में या 1 सेकंड में, कोई भी समय ले लीजिए, टाइम कुछ भी ले लीजिए, कितने रिवॉल्यूशन लगा रही है, कितने चक्कर लगा रही है, उस बात को हम स्पीड से नापते हैं। और कोई भी घूमने वाली चीज कितना बल या कितना फोर्स लगा रही है, शुरुआत में घूमने के लिए फोर्स लगा रही है, उस बात को हम लोग टॉर्क से जानते हैं।
एग्जाम्पल देता हूं, समझना। आप लोग सोचोगे सर कि टॉर्क अगर ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा ही होगी, ऐसा नहीं है। रोड रोलर देखिए, रोड रोलर जो रोड को बनाने के काम आता है, उसमें कितना स्टार्टिंग में एकदम जान चाहिए उसे घुमाने के लिए। आप खुद बताइए, एक छोटी कार को घुमाने के लिए जान चाहिए या रोड रोलर को? रोड रोलर को घुमाने के लिए जान चाहिए, मतलब उसमें जो स्टार्टिंग का जो बल लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा। पर क्या उसकी स्पीड ज्यादा होती है? नहीं। तो इसका मतलब जब टॉर्क ज्यादा होगा तो कुछ कह नहीं सकते कि स्पीड ज्यादा हो। डिपेंड करता है, अगर उसका रोड रोलर का वजन ही अपने टायर का इतना है, मतलब उसका जो घूमने वाला चक्का है उसका वजन इतना है, उसका डायामीटर व्यास भी इतना है, तो कई फैक्टर हो जाते हैं जो स्पीड को और टॉर्क को अलग करने लग जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने बल ज्यादा लगाया घुमाने के लिए तो स्पीड ज्यादा बनेगी बनेगी, ऐसा नहीं है। रोड रोलर में आपने कितना ज्यादा बल लगाया, कितना ज्यादा फोर्स लगाया, पर क्या वो उस स्पीड से घूमता है जिस स्पीड से आपकी फरारी कार चलती है? फरारी कार के टायर छोटे लगाए जाते हैं ताकि 1 सेकंड या 1 मिनट में वो चक्के सबसे ज्यादा घूमे, रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा बनाए। इसका मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए कई और भी फैक्टर्स साथ में होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि खाली बल लगाना ही साथ में होना चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, एक बुलेट को उठा लीजिए और एक आप स्प्लेंडर गाड़ी को उठा दीजिए। स्प्लेंडर गाड़ी में क्या उतना बल लगता है? मान लीजिए 3 लोग बैठ जाएं तो गाड़ी चल पाएगी? उतना बल लगाती है स्टार्टिंग में? नहीं लगाती। पर बुलेट लगाती है, उतना ज्यादा बल लगाती है, ठीक है। अच्छा, बुलेट की स्पीड भी ज्यादा होती है और बल भी ज्यादा होता है। तो यही बात है, टॉर्क होता है स्टार्टिंग का बल और स्पीड होती है कितने सेकंड में कितने चक्के वो घूम जा रही है। एक बात। दूसरी बात, कभी भी बिना सोचे समझे इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन मत थोप देना कि सर अरे बल ज्यादा लगाएंगे तो स्पीड ज्यादा बनेगी बनेगी। नहीं, आपको और फैक्टर भी देखने होते हैं। जरूरी नहीं है कि टॉर्क ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगी होगी, और जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, वो देखना पड़ेगा आपको। और भी कई फैक्टर होते हैं, मैंने आपको बताया। व्यास अपने आप में एक फैक्टर है, डायामीटर, वजन अपने आप में एक फैक्टर हो जाता है, वेट अपने आप में फैक्टर हो जाता है। तो ये सारी बातें देखनी पड़ती हैं। तो कुल मिला के अगर हमें इस रोटर को जान बहुत लगा के घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस मोटर को टॉर्क ज्यादा से ज्यादा पे चालू करनी पड़ेगी। ये मोटर हमारे मोस्टली घर में यूज होती है पानी ऊपर फेंकने के लिए, या छतों पे मतलब आपको पानी चढ़ाना है छतों पे, वहां यूज होती है। तो अब आप इस बात को समझना, पानी को ऊपर चढ़ाने में जान लगती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी को जाना है, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट जाना है, ऊपर जाना है पानी को। तो इस मोटर का जो बल है, जो टॉर्क है, वो हाई होना जरूरी है। अब क्या वो हाई है या नहीं है, उस बात को हम लोग देखेंगे। पर हमने जो मुद्दे की बात यहां पर पकड़ ली है, जो मेन बात यहां पर पकड़ ली है, वो ये पकड़ ली है कि भाई टॉर्क को अगर ज्यादा रखना है तो क्या ज्यादा रख लो? इन दोनों के बीच का एंगल ज्यादा रख लो, इन दोनों के करंट के बीच का एंगल ज्यादा रख लो, तो टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। तो इस बात को ही हम लोग आगे लेके चलते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, स्पीड और टॉर्क में आप लोग थोड़ा समझे होंगे। देखिए किस तरीके से हम लोग, ये डिटेल्ड लेक्चर है, ये लेक्चर डिटेल्ड लेक्चर है। मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर डिटेल्ड लेक्चर है। बच्चे यूट्यूब पर भी कुछ देख रहे होंगे इसको, कुछ बच्चे साइंस, कुछ क्या बच्चे मतलब जो बच्चों ने कोर्स लिया है वो तो देख ही रहे होंगे, और बच्चे काफी यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे। तो इसी तरीके से हम लोग डिटेल में हर सारी चीजें करते हैं। ऑब्वियसली मैं बहुत सारे लेक्चर्स नहीं डालता यूट्यूब पर, कुछ लेक्चर्स में डालता हूं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी बच्चे पूछते भी है कि सर डिटेल में किस तरीके से होता है, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं। इस तरीके से हम लोग सारी चीजें डिटेल में करते हैं। तो चलिए, टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल बैठना चाहिए भाई? साइन थीटा के प्रोपोर्शनल बैठना चाहिए। कुछ बुक्स अल्फा भी कह देती हैं, तो फिर वही घूम फिर के बाद अल्फा को एंगल बिटवीन, मेन मुद्दा ये है कि ये IM और IA के बीच का एंगल है। अब आप लोगों को फेजर कंसेप्ट मैंने बताए हुए हैं AC में, बात को सुनिएगा बड़े ध्यान से। ये IM की बात कर लीजिए, ये IA की बात कर लीजिए, भूल जाइए। मैं आप लोगों को एक एक करके चीजें बताता हूं। ये मान लीजिए, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, हाँ ऐसा नहीं है भाई। देखिए ये मान लिया हमने कुछ इस तरीके से है, ये आपका मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया और ये XM हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके फेजर बना रहा हूं, आप लोग भी 1 2 3 स्टेप करके लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर मेरा IM करंट जाएगा, ये बात तय है। मैंने रेजिस्टेंस कैसा रखा है, अभी आपको ये जवाब मिल जाएगा हमने ऐसा क्यों किया था, ठीक है। मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने RM है, RM की वैल्यू कैसी है? कम, और इंडक्टेंस की वैल्यू कैसी है? ज्यादा, ठीक है। अब आप इस बात को समझिए, यहां पर मैं जो भी वोल्टेज दे रहा हूंगा ये पैरेलल में, ऐसे इस वाले से डायग्राम से समझिए, मैं यहां पे जो भी वोल्टेज दे रहा हूंगा ये पैरेलल में और ये पैरेलल में, ये दोनों डायग्राम अलग नहीं है, बस मैंने इस वाइंडिंग को खिसका के यहां लगा दिया है, ठीक है। एक्सक्यूज मी,
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये दोनों वाइंडिंग, ये दोनों डायग्राम अलग अलग नहीं है। देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो जो वोल्टेज यहां मिल रहा होगा वही वोल्टेज यहां मिल रहा होगा। वोल्टेज कॉमन है। चलिए, तो वोल्टेज क्या है? कॉमन है। जब वोल्टेज कॉमन होता है तो मैं इसे क्या ले सकता हूं? रेफरेंस के तौर पर ले सकता हूं। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये फेजर कंसेप्ट पूरे एसी में कराए हुए हैं। जब डिटेल लेक्चर्स जो स्टूडेंट्स करे हुए हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि मैंने एसी में ये कराया है। ये रेफरेंस फेजर मैंने मान लिया। क्यों माना मैंने रेफरेंस? क्योंकि ये पैरेलल में है। देखिए अब इस बात को आप लिखते चलिए, मैं साथ के साथ लिखवाते हुए चल रहा हूं। क्योंकि वोल्टेज दोनों वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में पैरेलल में है, क्योंकि वोल्टेज ऑक्सिलरी और मेन वाइंडिंग में पैरेलल में है, इसीलिए हम वोल्टेज के फेजर को रेफरेंस लेके चल रहे हैं। बिकॉज द voltage is parallel to main winding and auxiliary winding, because the voltage is parallel to main winding and auxiliary winding, so we are taking voltage as an reference. चलिए सर, अब बात करते हैं इस तरीके से। कुछ हमने वोल्टेज रेफरेंस में ले लिया, ठीक है। अब देखिए इस पर आ जाइए, XM कितनी है? XM की वैल्यू कितनी है? हाई हम लोगों ने रखी है। हमने XM की वैल्यू हाई रखी है, तो हमने XM की वैल्यू हाई रखी, इसका मतलब इंडक्टेंस ज्यादा है, यहां पर इफेक्ट ज्यादा है। हमने XM की वैल्यू हाई रखी, इंडक्टेंस इफेक्ट ज्यादा है। इंडक्टेंस में क्या होता है? ये एक तरीके का RL सर्किट बना कि नहीं बना? ये RL सर्किट बना जिसमें XM की वैल्यू ज्यादा है, मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब ये करंट लैग करने वाला है, क्योंकि प्रेरक लैग कराता है करंट को। किससे? वोल्टेज से। तो मेन वोल्टेज ये रहा, और अगर मुझे लैग का बनाना है, अब देखिए इतनी खूबसूरती से मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। अगर मुझे लैग का फेजर बनाना है तो मैंने लैग के लिए क्या कंसेप्ट बताया था बेटा? आपको लैग के लिए मैंने कंसेप्ट बताया था कि आप जहां पर खड़े हो जाओ उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाओ, वहां पर लैग करेगा। ठीक है, तो हमने क्योंकि इंडक्टेंस ज्यादा ले रखा है यहां पे, तो मैं चलिए मान के चल लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे कि कुछ 60 डिग्री यहां पर मैं लैग करा देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक करंट लैग करा दिया, ये IM करंट लैग कर गया। IM करंट क्यों लैग करा? क्योंकि यहां पर प्रेरक का मान ज्यादा है। अब आप यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करना। वोल्टेज रेफरेंस है, आप वोल्टेज पे खड़े हो जाइए, मैंने आपको बताया कि खड़े होना है। फिर आप वहां पे खड़े होकर क्लॉकवाइज मूव कर दीजिए, वहां पर खड़ा होकर क्लॉकवाइज मूव करिए। जब आप वहां पर खड़े होकर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूव करने पे ही आप लैग करवाएंगे। तो चलिए मान लिया हमने, ये आपका एंगल बन गया थीटा एम। मतलब थीटा एम कौन सा एंगल हुआ? मेन वाइंडिंग का मेन वाइंडिंग एंगल, मेन वाइंडिंग एंगल। मैं कहीं अच्छे से जगह में लिख देता हूं, थीटा एम क्या हुआ हमारा? मेन वाइंडिंग एंगल। ठीक है, चलिए मेन वाइंडिंग का एंगल हो गया थीटा। बड़े आराम से करते हैं हम लोग सारी चीज। ठीक है, डिटेल कोर्स चल रहा है, आराम से हम लोगों ने करना है। अच्छा, अब क्या था? हमने यहां पर, हमारी यहां पर लग गई RA और XA। RA और XA, XA की वैल्यू X, देखिए मैंने आप लोगों को पहले ये XA लिखा जाएगा यहाँ पे, सॉरी मैंने XM लिख दिया, ये चेंज कर दीजिए, ये XA लिखा जाएगा। अच्छा, XA की वैल्यू कैसी है? कम है। इसका मतलब इस वाले प्रेरक की वैल्यू कम है और इस वाले प्रेरक की वैल्यू ज्यादा है। मैंने अगर एग्जाम्पल के तौर पे, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने अगर एग्जाम्पल के तौर पे इसे 60 डिग्री ले लिया, तो इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसे 30 डिग्री ले सकता हूं या 20 डिग्री ले सकता हूं, जो भी है 20 या 30 डिग्री ले सकता हूं, क्योंकि कम है ना ये। अब ये इंडक्टेंस जितना कम होगा उतना ही कम लैग करवाएगा, और कम लैग करवा रहा है तो अगर मैं इसे 60 ले रहा था तो इसे मैं 20 या 30 डिग्री लूंगा। इसका मतलब इस वोल्टेज से, देखिए इस वोल्टेज से, वोल्टेज तो कॉमन है, इस वोल्टेज से ये करंट कितना लैग करेगा? कुछ कम डिग्री लैग करेगा, एक बात तो तय है। और वो डिग्री कुछ ना कुछ क्या रही होगी? मतलब ये मैंने एंगल अगर थीटा एम मान के चला तो ये एंगल थीटा ए होगा। तो थीटा ए एंगल कितना होगा? ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंगल, ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंगल होगा। तो थीटा ए कौन सा एंगल है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एंगल है। और वो कितना बन रहा है मोटा माटी? ये थीटा ए बन गया आपका। इतना पॉइंट क्लियर है? अब देखिए इस बात को, ये IA और IM की जो मैंने लेंथ बनाई है, मतलब कौन सी ज्यादा होगी कौन सी कम होगी। अब आप खुद सोचो, यहां पर रेजिस्टेंस कम है, यहां हमारा मेन वाइंडिंग का इंडक्टेंस ज्यादा है, यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, मेन वाइंडिंग का इंडक्टेंस कम है। मतलब इसका जो भी इंपीडेंस आएगा और इसका जो भी इंपीडेंस आएगा,
हम लोग इंपीडेंस इसका थोड़ा सा कम ही रखते हैं, मेन वाइंडिंग का इंपीडेंस थोड़ा सा कम ही रखते हैं, तो इसे थोड़ा सा छोटा भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ क्या होती है, मान को दर्शाती है कि करंट का मान कितना है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा करंट लैग कर रहा था 20-30 डिग्री, मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया था। ये कम क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू कम ली थी। अब आप यहां पर इस बात को समझिए, लैग करते हुए बनाने पर मैंने क्या बोला था कि जिससे आपको लैग करवाना है, जिससे आपको लैग करवाना है, वोल्टेज से लैग करता है ना करंट आरएल सर्किट के अंदर, तो वोल्टेज से लैग करने पे करंट जब बना रहे हैं तो कुछ लैग करने पे क्लॉकवाइज ही आएगा। लैग करने का रूल क्या बताया था मैंने, जब किसी वैल्यू को लैग करना होता है, क्वांटिटी को लैग करना होता है, तो वो क्लॉकवाइज चली जाती है, और अगर लीड करना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज चली जाती है। आप इतना लिखिए। तो चलिए इस बात को चलते हैं आगे। तो अब हमें क्या यहां पे चीज पता करनी है, एंगल बिटवीन आईएम एंड आईए। मेन करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट के बीच का एंगल हम लोगों को पता करना है। तो ये आईए है और ये आईएम है, इनके बीच का एंगल कहीं ना कहीं ये होगा। क्लियर है इतना पॉइंट। अब आप खुद यहां पर सोचिए, मैं एक एग्जांपल मैंने आपको क्या क्या लगाया था, एग्जांपल से ही यहां पे समझ में आएगा, अदरवाइज तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। ये मान लीजिए मैंने 60 डिग्री माना था और ये मैंने मान लीजिए 30 डिग्री माना था, तो इन दोनों के बीच का एंगल मोटा माटी कितना बना, एक लगभग 30 डिग्री का बना। तो यहां पर जो टॉर्क है साइन थीटा आईए और आईएम के बीच का एंगल कितना है, थीटा एम माइनस थीटा ए। अब आप खुद सोचिए, ये थोड़ा सा ज्यादा लैग कर रहा था, ये कम लैग कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कहीं ना कहीं कम हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल कहीं ना कहीं कम हो गया क्योंकि घट रहा है। तो टॉर्क यहां पे मोटा माटी जो एंगल यहां पर आता है, पेपर में पूछते हैं कि रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड में कितना डिग्री तक का मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम एंगल बनता है, तो 30 डिग्री तक का एंगल मैक्सिमम बनता है। तो टॉर्क यहां पर जो मोटा माटी पैदा होगा वो लगभग रेटेड टॉर्क के, जो आपका मैक्सिमम टॉर्क के रेटेड टॉर्क के कुछ कमी वैल्यू का होगा। मतलब देखिए, खुद देखिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 वैल्यू होती है, तो टॉर्क बड़ा ही कम बन रहा है, इसीलिए ये मोटर इतनी अच्छी नहीं होती है। कहां हम लोग 90 डिग्री पे मैक्सिमम की बात कर रहे थे, ये तो एंगल घट के 30 डिग्री पर ही रह रहा है। तो इस मोटर का जो टॉर्क है वो उतना ज्यादा अच्छा टॉर्क नहीं है, इस मोटर का जो टॉर्क है वो उतना ज्यादा अच्छा टॉर्क नहीं है। बात करते हैं आगे। तो क्या करें फिर हम, फिर क्या कर सकते हैं हम, इसका टॉर्क इतना अच्छा नहीं है तो क्या करें। इस मोटर को हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते इस मोटर को ज्यादा इस्तेमाल, इसीलिए इसे रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर कहा गया है। अब आप खुद एक चीज यहां से सोचो, देखो यहीं से मैं आप लोगों को इलाज भी बताता हूं। अगर ये तो पहले रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड का हो गया, तो टॉर्क यहां पर कुछ ज्यादा नहीं बैठता है, ये आपको पेपर में पूछते हैं। यहां एंगल आप लिख सकते हैं नोट करके, इन दिस मोटर एंगल बिटवीन आईएम एंड आईए, मेन वाइंडिंग करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट के बीच का एंगल लगभग 30 डिग्री के करीब बैठता है, जिससे टॉर्क बहुत ज्यादा अधिक नहीं पैदा होता। ड्यू टू दैट टॉर्क इज नॉट प्रोड्यूस सो मच हाई, इतना ज्यादा टॉर्क पैदा नहीं होता, क्योंकि एंगल जो इन दोनों के बीच बनता है वो कम बनता है। अब आप खुद एक यहां पर मैं एक रफ आइडिया आप लोगों को बता रहा हूं, एक सोचने की बात बता रहा हूं। सोचिए थोड़ा सा, अगर मुझे इस टॉर्क को बढ़ाना है तो मुझे एंगल बढ़ाना पड़ेगा। एक रफ आइडिया मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए, ये मेरा वोल्टेज था, कुछ ऐसा कर कमाल की इनमें एंगल बढ़ जाए। ये मान लो अगर आईएम है, ये आईएम है। अब आप देखिए, आईएम में एक्सएम तो ज्यादा है ही है, ये तो लैग करेगा ही करेगा। मान लो ये आईएम है, मान लो ये 60 डिग्री पे लैग कर गया, एग्जांपल दे रहा हूं। तो वोल्टेज से मैं कुछ करंट को ऐसा लीड करा देता हूं आईए को कि ये लीड करा दूंगा। अगर इसे मैं लीड करा दूंगा, मान लो ये 20 से 30 डिग्री लीड भी कर गया, तो 60 प्लस 30 90 डिग्री बन जाएगा। कहीं ना कहीं एंगल मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट को, समझना इस बात को, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट को
इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट को मुझे क्या करवाना पड़ रहा है, एंगल बढ़ाने के लिए लीड करवाना पड़ रहा है। मुझे ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट का एंगल बढ़ाने के लिए मुझे इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग पर कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हम यहां पर कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, मोटर को टॉर्क हाई करने के लिए क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो जब हम यहां पर करंट को ऊपर लीड कराएंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल बढ़ जाएगा और इस तरीके से कैपेसिटर लगाने से हमारी मोटर का टॉर्क बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इतना पॉइंट क्लियर है आपको। तो यहां पर इस चीज का मैं समाधान क्या बता रहा हूं कि इस मोटर से इस तरीके के मेथड से क्यों बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि ये भी नीचे ले जा रहा है और ये दोनों करंट नीचे जा रहे हैं, जिससे इन दोनों के बीच का एंगल नहीं बन पा रहा। मतलब समझ रहे हैं, ये करंट भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल नहीं बन पा रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, अगर ये करंट नीचे जा रहा है तो ये करंट ऊपर जाएगा, तो इन दोनों के बीच का कोण जो है, एंगल जो है, जो बढ़ जाएगा। इससे आपकी इंडक्शन मोटर बड़ी ही हाई टॉर्क से चालू हो जाएगी। तो ये हमारा यहां पे फंडा इस्तेमाल हमने करना है। तो अगले मेथड में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कैपेसिटर लगाएंगे ताकि ये करंट लीड कर जाए और इन दोनों के बीच का कोण बढ़ जाए, एंगल बढ़ जाए। तो याद रखिए, आप लोग नोट करके यहां पर इस बात को लिख सकते हैं, इन रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाऊंगा, इन रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर बिकॉज बोथ द करेंट्स आर लैगिंग, because both the currents are lagging in resistance start motor, because both the currents are lagging in resistance start motor, because both the currents are lagging, so the angle formation between Ia and Im, so the angle formation between Im or Ia is not so high, due to which torque is also not produced high। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस मेथड में Ia और Im दोनों लैग करते हैं, जिसके कारणवश एंगल ज्यादा नहीं बन पाता, जिसके कारणवश इन दोनों के बीच का कोण एंगल ज्यादा नहीं बन पाता और बड़ा ही न्यूनतम टॉर्क या मिनिमम टॉर्क हमको पैदा मिलता है। लगभग एंगल कितना, ये पूछते हैं पेपर में, इस मेथड में लगभग कितना एंगल बनता है इन दोनों के बीच, 30 डिग्री का एंगल बनता है। अगला पॉइंट लिखिए, टू इंक्रीज द टॉर्क वी हैव टू इंक्रीज द एंगल। टॉर्क बढ़ाने के लिए हमें इन दोनों के बीच का एंगल भी बढ़ाना पड़ेगा। टू इंक्रीज द टॉर्क वी हैव टू इंक्रीज द एंगल बिटवीन देम, सो वी यूज कैपेसिटर इन द वाइंडिंग, सो वी यूज कैपेसिटर इन द वाइंडिंग, ब्रैकेट में लिखिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग, सो दैट एंगल बिटवीन Ia एंड Im कैन इंक्रीज। हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं ताकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट लीड कर सके और इन दोनों का कोण ज्यादा से ज्यादा आ सके, जिससे कि टॉर्क में बढ़ोतरी हो सकती है, तो इतना पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से क्लियर होगा। अच्छा टॉर्क नहीं है। अब कितना ज्यादा टॉर्क पैदा होता है, कहां पर ये मोटर यूज होती है, इन सब के लिए मैं एक इकट्ठा लेक्चर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। इतना पॉइंट क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं यहां पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की। इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा, क्या मिटाऊं बताइए, ये मिटा देता हूं। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी यहां पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं ना। देखिए, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को भली भांति पढ़ाई है। कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यहाँ स्पीड हम लोग लेते हैं और यहाँ टॉर्क हम लोग लेते हैं, कुछ इस तरीके से ही बात करी थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बात करी थी 3 फेज इंडक्शन में। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक 3 फेज इंडक्शन की जैसे बनी है वैसी सिंगल फेज की भी बनती है, बस मैक्सिमम टॉर्क में कमी आ जाती है। 3 फेज का मैक्सिमम टॉर्क थोड़ा ज्यादा होता है सिंगल फेज का, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों के सेम है। 3 फेज में भी स्क्विरल केज यूज होता है, इसमें भी स्क्विरल केज यूज होता है, इसीलिए इसकी टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक अलग नहीं बनती। अब बात करते हैं इस सिंगल फेज मेथड की।
अब देखिए जब तक ये दोनों वाइंडिंग जुड़ी रहती हैं तो थोड़ा टॉर्क इन दोनों के बीच का एंगल बन जाता है, तो इन दोनों के बीच का जो टॉर्क है वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम तक पहुंच जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये याद होगा, ग्राफ याद है कि नहीं, देख लीजिए एक बार प्लीज। यहां पर ns स्पीड थी जब मोटर घूमती थी पूरी ns स्पीड पे, यहां पर कैसा था, 0 स्पीड थी। अरे हाँ या ना, अरे भूल जाते हो यार। याद नहीं, अरे यार याद करिए। स्लिप आपकी अगर मान लीजिए रोटर रुका हुआ है, शुरुआत में है, तो ns माइनस nr अपॉन ns, और nr अगर 0 है तो ns क्या हो जाएगी 1। तो मतलब आपकी जो स्लिप है वो लगभग, आपकी स्लिप जो है 1 है, वो कहां पर है, जब स्पीड आपकी रोटर की 0 है, और स्लिप आपकी 0 कब है, लगभग जब आपकी स्पीड ns ही है। तो ये चीज स्लिप यहां पर क्या रहती है 1, जब स्पीड 0 होती है रोटर की तो स्लिप 1 रहती है, और जब आपकी स्लिप 0 होती है तो स्पीड कैसी रहती है, ns रहती है। ये सारी बातें मैंने बताई हुई हैं। अब समझिए, जब ये दोनों वाइंडिंग लगी हुई हैं, जब ये दोनों वाइंडिंग लगी हुई हैं, जब ये दोनों वाइंडिंग लगी हुई हैं, तब मैक्सिमम टॉर्क तक पहुंच जाता है। फिर जैसे ही 70 से 75% स्पीड इसने रोटर ने गेन करी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुल जाता है। मैंने आप लोगों को बताया, लिखिए ये पॉइंट। जैसे ही रोटर अपने 70 से 75% स्पीड पर पहुंच जाएगा, रेटेड स्पीड के, मतलब एज रोटर रीचेस टू इट्स 70 to 75% ऑफ इट्स रेटेड स्पीड। अगर मान लीजिए मोटर की रेटेड स्पीड 1000 आरपीएम है, मतलब मोटर को 1000 आरपीएम पे चलना था, तो 750 की स्पीड पर यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुल जाएगा। तो 70 से 75% स्पीड पर ऑफ रेटेड स्पीड ये स्विच खुल जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुल जाएगा और ऑक्सिलरी वाइंडिंग हट जाएगी। अब रोटर किस दम पे चलेगा, अब रोटर केवल मेन वाइंडिंग के दम पे चलेगा, और मेन वाइंडिंग में आप लोगों को याद होगा पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती थी। पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में मैंने आप लोगों को यह भी बात बताई थी कि मोटर में अगर मोटर चली हुई है या मोटर को एक बार बल दिया हुआ है तो मोटर चलती तो रहेगी, पर फिर वहां पर फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप का भी कंसेप्ट आ जाएगा। मतलब लगातार एक बैकवर्ड स्लिप रोटर के रोटेशन को स्मूथ नहीं कर रही होगी, स्मूथ नहीं कर रही होगी, स्मूथ नहीं कर रही होगी, मतलब रोक रही होगी। तो इसका मतलब ये है, एक तो बेचारा वैसे ही ये बेचारा गरीब सा एकदम रोटर बेचारा ज्यादा टॉर्क पैदा नहीं कर पा रहा है, और उस पर भी मेन वाइंडिंग के दम पे चलेगा तो वो एक बैकवर्ड स्लिप और लगती रहेगी, तो बेचारा वो वैसे ही नहीं चल पा रहा था और अब वो और नहीं चल पाएगा क्योंकि बैकवर्ड स्लिप काम कर रही होगी। तो उतना मोटर की परफॉर्मेंस और बिगड़ जाती है। जैसी ऑक्सिलरी वाइंडिंग हट जाती है, मोटर की और ज्यादा हालत खस्ता और खराब होने लगती है। इतना पॉइंट लिखिए आप लोग। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह पॉइंट यहां पर क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए जब तक ये दोनों वाइंडिंग रहती है, मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तब तक तो टॉर्क मैक्सिमम रहता ही रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब कुछ अच्छा चल ही रहा है। फिर जैसी ही वाइंडिंग गिरती है तो टॉर्क अब गिर जाता है, जबकि कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए थी, होनी ऐसी चाहिए थी। मैं अब इसको डॉटेड में बना देता हूं, होनी ऐसी चाहिए थी, होनी ऐसी चाहिए थी, पर है कैसी। जैसी हमने क्या हटाई, जैसे हमने जैसे ही मेन, अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग हट गई है, स्विच ओपन हो गया है यहां पर। ठीक है, स्विच ओपन हो गया है यहां पर, स्विच ओपन हो गया है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच मैंने बताया था एक यांत्रिक स्विच है, मैकेनिकल स्विच है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। उपकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल बोलते हैं ना, उस पे काम करता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं हिंदी को लेके, है ना। आप लोग ऐसा कुछ नहीं है, अगर कंफ्यूज मैं हूं तो आप 1 मिनट में सर्च कर लीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कहते हैं, गूगल पर सर्च कर लीजिए यार। जैसे और चीजें देखते हैं ना गूगल पे रात में बैठ के, वैसे इसको भी देख लीजिए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा हिंदी में लेके कंफ्यूज हूं तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो बल है, तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से ये स्विच डिजाइन होते हैं कि अगर स्पीड कहीं 70 से 75 पहुंच गई तो उसमें ऐसा बल आ जाता होगा कि वो स्विच खुल जाता है। मतलब उसमें ऐसा बल आ जाता है, आता होगा नहीं, आ जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुल जाता है। तो जैसे ही स्विच खुलेगा, जैसे ही स्विच खुलेगा, अब देखिए गिरावट आ गई, देखिए गिरावट आ गई टॉर्क में। ठीक है, गिरावट आ गई टॉर्क में।
फिर क्या है, फिर ये थोड़ा सा बढ़ाना चाहेगा, यहाँ से बढ़ाता है, फिर कुछ इस तरीके से चला जाता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर चला जाता है। ये थोड़ा सा सॉरी गलत बन गया, मतलब ये थोड़ी सी कोशिश करता है यहाँ तक जाने की, इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा बढ़ता है, ऐसा नहीं है। मेन वाइंडिंग एकदम से जब हटती है तो टॉर्क को फिर थोड़ा सा बढ़ा के कोशिश करता है, कुछ थोड़ा सा इस तरीके से। देखिए 3 फेज इंडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी ऐसी होती है, मतलब एकदम पीक के साइड नहीं होती है, थोड़ा इस तरीके से होती है, तो इस तरीके से वे कोशिश करता है। क्लियर है। अब देखिए मैक्सिमम टॉर्क से तो कमी आ गई, एक तो कमी आ गई, ठीक है। और अगर देखें इसे पीछे खींचे तो ये, अगर हम केवल इसके दम पे देखें, किसके दम पे देखें, अगर हम केवल इसी वाइंडिंग के दम पे देखें तो देखिए ये यहाँ पर 0 स्पीड जाके अटेन कर रहा है, मतलब रुक जाएगा अगर हम पीछे खींचे तो, केवल मेन वाइंडिंग के दम पे। और ऐसा होता भी है, मेन वाइंडिंग के दम पे तो ये चल ही नहीं सकता, रुक ही जाना है। तो अगर हम मेन वाइंडिंग के दम पे ग्राफ बनाए तो ये 0 स्पीड पे जाके एंड करेगा, याद रखिए इस चीज को, और 0 टॉर्क पे जाके एंड करेगा। देखिए टॉर्क भी क्या है यहाँ पे 0, मतलब ये रोटर चलेगा ही नहीं, बल लगा ही नहीं पाएगा। जबकि हमने मेन और ऑक्सिलरी के साथ में चला रहे हैं, तो देखिए पीछे खींच के देखिए कुछ ना कुछ टॉर्क तो बनना है स्टार्टिंग का, देखिए कुछ ना कुछ तो टॉर्क स्टार्टिंग का बनना है इसका, है कि नहीं। तो याद रखिए ये टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर में डिटेल लेक्चर्स में बहुत आपको बताई हुई है कैसे बनता है, वहीं से ये यहाँ पर लेके आया हूँ, क्योंकि ये दोनों प्रिंसिपल सेम है इंडक्शन मोटर के, याद रखिए। बस अंतर किसका पड़ जाता है, वहां पे 3 फेज है तो वो ज्यादा बल का पैदा करता है, यहाँ सिंगल फेज है तो ये कम बल का पैदा करता है। इतना पॉइंट क्लियर है, आप समझ गए। तो अगली नेक्स्ट मोटर की जब हम बात करेंगे, ये रेजिस्टेंस स्टार्ट है, अगला कैपेसिटर स्टार्ट की बात करेंगे, तो हम उसमें कहां से बात शुरू करेंगे, ये 2 कैपेसिटर नहीं लगे हैं भैया, एक ही कैपेसिटर है। हम वहां पे क्या बात करेंगे, यहां पर कैपेसिटर लगा के बात करेंगे, ताकि IA और IM लीड कर जाए आपस में और एंगल इनका बढ़ जाए। तो चलिए आप लोगों को यहां पर ये जो मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यहाँ बढ़ा सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैं इस सारी टाइप की मोटर करा के फिर इनके एप्लीकेशन अलग आप लोगों को कराऊंगा। और याद रखिए आपसे पेपर में एप्लीकेशन बहुत पूछी जाती है, आपसे पेपर में एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मतलब अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से सवाल बनने हैं तो 80% सवाल वहीं से बनते हैं। ये बात है, तो यहां से ये सवाल आपका बन जाता है कि टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल पैदा होता है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल पैदा होता है। ये हमने डेरिवेशन डिटेल में करना है, सिंक्रोनस मशीन में मैंने आप लोगों को मतलब डिटेल लेक्चर्स में कराना है, और ये आप वहां पे पढ़ेंगे। चलिए अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, ठीक है। और दुआएं आपकी कैसे आप मदद कर सकते हैं हमारी, आप मोटिवेट कर सकते हैं आप हमको भी। बस आपका शेयर चाहिए, आपका सब्सक्राइब चाहिए। अगर आप नए हैं तो आप जो भी आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ही आप इन सब चीज़ को करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लिख लीजिए। तो अगले में हम लोग क्या करने वाले हैं, कैपेसिटर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है।